अधिकारी जीएस में। तो हम आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है आरओ एआरओ का। ठीक है, तो 1 को हमने देख लिया है। ठीक है, इसका जो और बाकी जितने भी आरओ एआरओ से रिलेटेड जो भी जितने भी चीज़ों को मैंने कराया है, सबका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं क्या क्या हमने कराया है। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस जो सीरीज का ये दूसरा है, इसमें इसमें भी 5 जीएस के हैं और 5 हिंदी के हैं। तो एक हो गया है, दूसरा जीएस का है इसमें। ठीक, तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जो अवतल दर्पण के विषय में सत्य कथन युग्म का चयन करना है कि अवतल दर्पण के बारे में क्या सत्य युग्म सही है इसमें। तो पहला है कि वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो दर्पण है, ये लेंस नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है कि वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज होता है। दूसरा कह रहा है ये कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तन सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है वह अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण कैसे बनता है? अवतल जैसे लेंस बनता है उसी तरह अवतल दर्पण बनता है। ठीक है, इस तरह से रहता है। यहाँ पे जो होता है ये कलई रहता है इस तरह से। ठीक है, तो जब इसे बीच में लाइन होती है, तो जैसे कोई लाइट अगर मान लीजिए यहाँ से पैरेलल इससे जाती है, टकराती है, फिर ये फोकस होकर से चली जाती है। यहाँ फोकस होता है, यहाँ जो होता है सेंटर होता है इसका, और ये पी जो है यहाँ से परावर्तित होती है। ठीक है, ऐसे चली जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर कोई बिंदु ऐसे जाती है तो ऐसे चली जाती है वो इस तरह से, ये वाला ये ऐसे आ रही है। ठीक है, तो ये है। तीसरा है इसमें कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो दंत चिकित्सक होते हैं वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तीसरा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी का मान धनात्मक हो तो वह अवतल दर्पण को प्रदर्शित करता है। तो क्या कथन इसमें सत्य है बताना है आपको। तो पहला है कि वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज होता है। तो हाँ, वाहनों की लाइट में अवतल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का ही यूज हम करते हैं वाहनों की हेडलाइट में, अवतल। ठीक है, दूसरा है एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई हो अवतल दर्पण होता है। देखिए अंदर की तरफ मुड़ी है, ये परावर्तक जो सतह यही है, ये वाली अंदर वाली, तो यही मुड़ी है, यही है। पीछे कलई किया रहता है। ठीक है, पीछे से रंगा रहता है। कभी शीशा टूटता होगा ना, आप जैसे मुंह देखते हैं, छोटा शीशा होगा घर और में, कभी बिस्तर पर रखे हैं, उसी पर लोग कभी गलती से बैठ जाते हैं या टूट जाता है, तो पीछे देखेंगे तो उस पर एक नीला नीला पेंट लगा रहता है। ठीक है, वो पेंट किसका होता है इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि वो पेंट जो होता है किसका होता है। ठीक है, चांदी, पारा या एल्युमिनियम, तीनों है या कोई इसमें से एक है, आपको बताना है। दूसरा है दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हाँ, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि जिसमें छोटी चीजें बड़ी दिखाई देती हैं, इसीलिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, चौथा वाला इसका गलत है, इसका बी आंसर सही है। चौथा वाला गलत इसलिए है कि जिस दर्पण की फोकस दूरी अगर धनात्मक होती है तो वह उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस नहीं होता। ठीक है, तो यही वाला है, इसीलिए गड़बड़ है ये धनात्मक है तो उत्तल लेंस का बात है, अवतल लेंस रहता है तो निगेटिव रहता है फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी निगेटिव होती है तब वो अवतल दर्पण का होता है। याद रखिएगा, 1 2 3 सही है, इसका बी आंसर जो है ये वाला, ये बी वाला सही है, बाकी जो है गड़बड़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के किसके सहयोग ने अस्थाई बंदोबस्ती का प्रस्ताव का विरोध किया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के किस सहयोगी ने अस्थाई बंदोबस्ती के प्रस्ताव का विरोध किया था, वो कौन था? तो सार जॉन शोर था, जेम्स ग्रांट था, चार्ल्स हेयर था, कैप्टन मुनरो था। तो वो जेम्स ग्रांट था, बी आंसर सही है। जेम्स ग्रांट और जॉन शोर लॉर्ड कॉर्नवालिस के सहयोगी थे। लगान के अस्थाई बंदोबस्ती को लेकर जो जेम्स ग्रांट और जॉन शोर के जो भिन्न मत था, जॉन शोर लगान के अस्थाई बंदोबस्ती का समर्थक था, वहीं जेम्स ग्रांट था इसका विरोधी था। ठीक है, उसका मानना था कि जो समस्त भूमि सरकार की है, लगान सरकार के द्वारा वसूला जाना चाहिए, न कि जमींदारों द्वारा। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि जो कॉर्नवालिस था उसने लगान व्यवस्था कब लागू की थी? तो 1993 में उसने लगा दिया था अस्थाई बंदोबस्ती। दूसरे का बी आंसर सत्य है। ठीक है, अगला है कि सर्वप्रथम भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का जो अनुमान किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम जो है औसत आय का अनुमान जो भारतीयों का प्रति व्यक्ति आय का अनुमान जो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, ये आंसर सही है। आरसी दत्त नहीं थे, अशोक मेहता भी नहीं थे, रजनी पाम दत्त भी नहीं थी। चौथा है कि भारत में शिक्षा के विकास हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो किसने की थी, चौथा के आंसर आपको बताना है। तो चार्ल्स ग्रांट थे नहीं, जोनाथन डंकन ये भी नहीं थे, सर चार्ल्स वुड थे ये भी नहीं थे, ये विलियम जोन्स थे, डी आंसर सही, विलियम जोन्स ने स्थापना किया था। ठीक है, 1784 ईस्वी में, डेट भी पूछता है, याद रखिएगा 1784 में
स्थापना किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। इस संस्था से जुड़े विद्वान चार्ल्स विलिकिंस भी थे। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था इन्होंने, चार्ल्स विलिंगसन ने, ठीक है। और जो है विलियम जोन्स जो एशियाटिक सोसाइटी 21 लिए थी, तो भारतीय जो है भारतीय जो पुरानी बुकें हैं, पुरानी किताब है, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, जो भी हैं, उनका जो अनुवाद करना था अंग्रेजी में, इसीलिए जो था इसका गठन किया था, ताकि भारतीय संस्कृति को जान सके, ठीक है। अगला है 5वां नंबर का पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का नाम है? तो B6 है, B1 है, B5 है, B12, B2 है। तो B6 का नाम है, ए आंसर सही है। B6 का नाम जो होता है पायरिडॉक्सिन है, याद रखिएगा B6 है वो, ठीक है। B1 का नाम थाइमीन है, सब जानते हैं थाइमीन है ये, ठीक है। पेटोनिक अम्ल किसका नाम, पेटोथेनिक अम्ल किसका नाम है, बताइए। B5 का नाम है। B2 का क्या नाम है, B2 का? तो B2 का बताइए क्या नाम है, ठीक है। B2 का कमेंट करके बताइएगा, तो हम तो बताएंगे ही। अगला क्वेश्चन है इसमें कि भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। पहला, नीरज चोपड़ा विश्व एथलीट चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अगला है कि इसके पहले नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता था। दोनों ही कथन इसका सही है, सी आंसर जो इसका सत्य है, दोनों ही कथन सत्य है। अगला है ये जुलाई 2023 का करंट अफेयर है, ये सही नहीं है, इस बाद में करेंगे इसको, मतलब कि नया वाला करेंगे हम लोग। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीवों के बारे में सही नहीं है? तो टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम से। तो टीबी किससे होता है? 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, टीबी किससे होता है? टीबी माइकोबैक्टीरियम से होता है, ठीक है। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम से, ठीक है। बाकी एड्स HIV से। हैजा इन्फ्लुएंजा दिया है, तो कौन सा जिसका गड़बड़ है? तो डी वाला हैजा इन्फ्लुएंजा से नहीं होता, ठीक है। तो हैजा रोग जो होता है बीबिक्रो कोलरा नामक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। कोलरा होता है, कलरा भी कहते हैं, हैजा कलरा भी कहते हैं, ठीक है। तो ब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया से होता है, याद रखिएगा इसको। अगला है 9 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो किस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो हमने तो ट्रांसपीरेशन में, एरोबिक रिस्पिरेशन में और एनोबोरिक रिस्पिरेशन में या फर्मेंटेशन में। तो किसमें सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में मुक्त होती है। तो एरोबिक जो श्वसन एवं जैव रासायनिक क्रिया है, जिसमें ऊर्जा जो होती है CO2 मुक्त होती है, उपरोक्त प्रक्रिया में सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है वायवीय श्वसन से मुक्त होती है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन से होती है, याद रखिएगा, वो अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। B आंसर सत्य है इसका। 9वां का B सही है। 10वां है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा। तो महिला है, तो रमन ने कहा इनको कि इसका इकलौता भाई, इस महिला का जो इकलौता भाई है, भाई इस महिला के इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, भाई साहब। इस महिला रमन ने कहा कि इस महिला का इकलौता भाई ये है, ठीक है। इकलौता भाई का पुत्र, इसका जो पुत्र, भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। इकलौता भाई का पुत्र, इकलौते भाई का पुत्र जो है, एक महिला को इशारा करते हुए कहा कि रमन ने कहा कि उसकी इकलौते भाई का पुत्र, रमन ने कहा कि उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो उस महिला का रमन से क्या संबंध है? तो उस महिला का रमन से संबंध है पत्नी के पिता की बहन, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये महिला ये वाली है और ये पुरुष है, इसका भाई जो है महिला का भाई है। तो इसका जो पुरुष का उसका पुत्र की जो बहन है, कहा कि रमन ने कहा कि उसके इकलौते भाई का पुत्र
इकलौते भाई का पुत्र, ये पुत्र है, मेरी पत्नी का भाई है, तो इसका जो बहन होगी, इसकी बहन है, उसका भाई है। तो रमन की पत्नी का ये भाई है, उसका पिता है ये, उसकी बहन है ये। तो पत्नी के पिता की बहन है, ए आंसर इसका सही है। अगला है, अगर ए का अर्थ धन है तो 24, डी का मतलब भागे है, 24 भागे 8 प्लस 12, सी का मतलब क्या है, गुणा है, तो सी गुणे हो गया, 12 गुणते 4। बी का मतलब क्या है, तो निगेटिव है, -6। तो बताना है कितना आंसर होगा इसका। ठीक है, तो 24 भागा 8 तो 3 हो गया यहाँ से, प्लस यहाँ पे हो गया 12×4 = 48 हो गया, -6 तो 42 हो गया, 42×3 = 45 आंसर होगा इसका। ए आंसर से 45 आंसर होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो इसको तो ऐसे गिन लेंगे। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6वां हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया। ठीक है, 9 तो हो गया इधर, ठीक है, 9 अंदर हो गए। अब एक हो गया ए बी सी, तो +1 हो गया ए बी सी हो गया, प्लस ये मान लो डी है और ई है और एफ है, जी है। तो ए एफ जी एक होगा, ए ए एफ जी एक हो जाएगा, ये जी है, ए एफ जी एक हो जाएगा, एक हो जाएगा ए डी ई हो जाएगा, ए डी ई हो गया। ठीक है, एक हो जाएगा ए बी सी, तो हो ही गया है। अब एक कौन होगा, एक ये वाला होगा, ये। ठीक है, याद रखिए जी एच कर देते हैं इसको, तो एक हो जी, नहीं आई एम कर देते हैं इसको, आई एम। तो एक हो जाएगा सी आई जी, सी आई जी, एक इधर वाला ये होगा, तो हो जाएगा एम बी एफ। ठीक है, ए एफ जी तो काउंट कर लिया ना एक बार हम लोग, ए एफ जी काउंट हो गया है, ए एफ जी एक बार। तो 9 10 11 12 13, 13 होगा इसमें। ठीक है, डी आंसर सही है, 13 होगा इसका। ठीक है, डी वाला आंसर जो इसका डी, यही सत्य होगा, 13 होगा। ठीक है, अगला है कि एनजीओ स्पर्म, एनजीओ स्पर्श के प्रजनन अंग कहाँ स्थित होते हैं। तो एनजीओ स्पर्म स्पर्श, एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन अंग कहाँ स्थित होते हैं, फूलों में, पत्तियों में, जड़ों में, तना में, कहाँ होते हैं भैया ये, तो फूलों में होते हैं, आंसर सही है। तो आवृत्तिबीजी जो पौधे होते हैं कि प्रजनन अंग फूलों में स्थित होते हैं, आवृत्तिबीजी जो होते हैं, इनके अंतर्गत यह पौधों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें बीज सदैव फूल या फल के अंदर होते हैं, जिसमें बीज सदैव फल या फूल के अंदर होते हैं, उनको अनावृत बीजी कहते हैं। इसमें फूल में होते हैं, याद रखिएगा। प्रोटीन संश्लेषण के लिए पौधों के लिए आवश्यक तत्व तो है, तो प्रोटीन अगर संश्लेषण करना है तो पौधों के लिए आवश्यक तो क्या है, तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन होता है, डी आंसर सही है, नाइट्रोजन होता है। पौधे भूमि से जल पोषक तत्व एवं जड़ों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और पौधों उनको अपने विकास के लिए जो मुख्यतम पोषक तत्व होता है उसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, गौण जो होते हैं, जो कि एकदम कम से कम चाहिए, उसमें जो होता है, उसमें होता है आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसका जो है डी वाला सत्य कथन सही है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगला है कि हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं, तो हृदय पेशी कोशिकाएं क्या होती है, बेलनाकार होती हैं, शाखा युक्त होती हैं, एक नाभीय होती हैं, बहुनाभीय होती हैं, लंबी होती हैं, क्या होती हैं वो, तो बेलनाकार होती हैं, बात सत्य है, और शाखा युक्त भी होती हैं, और एक नाभीय होती हैं। ठीक है, एक नाभिकीय। ठीक है, तो 1 2 3 इसमें सही है, ए वाला जो आंसर है यही वाला सत्य है इसमें। ठीक है, हृदय 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 पेशियां कशेरुकी प्राणियों के हृदय में पाई जाती हैं। यह एक प्रकार की ऐच्छिक पेशियां होती हैं। ये पेशी बेलनाकार, शाखायुक्त शाखायुक्त और एक नाभिकीय होती हैं।
ठीक है। कोशिकाएं जीवन पर्यंत बिना रुके, बिना थके, बिना संकुचित और शिथिलता युक्त गति करती रहती हैं, जिसके कारण हृदय निरंतर रक्त परिसंचरण करता रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से बताना है कि अधिकारी दिए गए अधिकारी और जो संबद्ध भू राजस्व व्यवस्था के सुमेलित है वो बताना है हमको। ठीक है। तो अधिकारी हैं और भू राजस्व व्यवस्था है। ठीक है। तो पहला है H.E. गोल्ड स्मिथ। H.E. गोल्ड स्मिथ किससे संबंधित है भैया? तो गोल्ड स्मिथ किससे संबंधित है? तो H.E. गोल्ड स्मिथ जो है बॉम्बे योजना संबंधित है। 3 हो गया ये। थॉमस लॉ जो है, थॉमस लॉ किससे संबंधित है? अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। 1 हो गया। हाल्ट मैकेंजी जो है मालवाड़ी व्यवस्था संबंधित है। हाल्ट मैकेंजी मालवाड़ी संबंधित है। 4 हो गया। अलेक्जेंडर रीड किससे हैं? रैयतवाड़ी से हैं। 2 हो गए। ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए, अगर आपको जो मिनिमम कम से कम आता है उसी को छोड़िए। मान लीजिए गोल्ड स्मिथ के बारे में नहीं पता है, मगर हाल्ट मैकेंजी तो मालवाड़ी, ठीक है, मालवाड़ी संबंधित हैं तो 4 हो गए। और अलेक्जेंडर रीड के बारे में रैयतवाड़ी से संबंधित है, 2 हो गया। तो 4 2 लास्ट में किसमें है? हाल्ट मैकेंजी किससे संबंधित है? तो मालवाड़ी व्यवस्था, तो मालवाड़ी 4 हो गया। और अलेक्जेंडर रीड किससे संबंधित है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था संबंधित है, तो 2 हो गए। ठीक है। तो 4 2 लास्ट में होगा, तो C 4 होगा, 2 होगा। सी वाला आंसर इसका सत्य होगा। अगर 2 नहीं पता है तभी आप इसको लगा लेंगे। ठीक है। अगर वो 2 का नहीं पता है तभी लग जाएगा ये। मगर जो है आपको याद रहना चाहिए कि H.E. गोल्ड स्मिथ जो है अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित नहीं है, ये किससे? बॉम्बे योजना संबंधित है। थॉमस लॉ जो है अस्थायी बंदोबस्त से। 1 हो गया। 3 1 4 2 सही है। इसका C वाला ही आंसर सत्य है। ठीक है। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि अंग्रेजी सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम को गुलामी का नया चार्टर कहा गया था? तो गुलामी का नया चार्टर किसे कहा गया था? किस अधिनियम को? तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1861। तो कहा गया था आपके भारत परिषद अधिनियम 1935 को कहा गया था। ठीक है। ए आंसर सही है। गुलामी का नया चार्टर एक्ट कहा गया, चार्टर कहा गया था ए वाले को। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा गया था। ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 17 नंबर का ए आंसर सही है। ठीक है। अगला है, ब्रिटिश भू व्यवस्था का पिता किस ब्रिटिश अधिकारी को कहा जाता है? तो ब्रिटिश भू व्यवस्था का पिता है किस अधिकारी को कहा जाता है? तो मैकेंजी को, विलियम बेंटिंग को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, मार्टिन बर्ड को। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है कि मार्टिन बर्ड को कहा जाता है? दोनों में से किसको कहा जाता है? तो मार्टिन बर्ड को ब्रिटिश भू व्यवस्था का पिता कहा जाता है। मार्टिन बर्ड भारत में मालवाड़ी व्यवस्था से जुड़ा था। कॉर्नवालिस बंगाल, बिहार, उड़ीसा के स्थायी बंदोबस्त से संबंधित था। तो मार्टिन बर्ड है, इंपॉर्टेंट है। डी आंसर सही है। इधर उधर आंसर लग जाएगा इसमें। तो ये किससे संबंधित था? तो ये जो था मालवाड़ी संबंधित था। मालवाड़ी सबसे अधिक बताया था कि सबसे अधिक जो व्यवस्था थी, सबसे बड़ी व्यवस्था कौन थी इसमें, जिसमें कि 51% की जमीन आती थी? उसको मैं कई बार बता चुका हूँ। कमेंट करके बताइए कि कौन सी व्यवस्था थी, वो मालवाड़ी थी, रैयतवाड़ी थी, या फिर अस्थायी बंदोबस्त थी? सबसे अधिक भू क्षेत्र पे कौन सी लागू थी व्यवस्था? ठीक है। अगला 19 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन WBC के बारे में सत्य है? तो WBC की आकृति अमीबा या वृत्ताकार होती है। WBC नाभिक में केंद्रक उपस्थित होता है। तो सही नहीं है, बताना है। तो केंद्रक होता है क्या इसमें, बताइएगा। अगला है कि WBC शरीर में सैनिक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल के बारे में पूछ रहा है, तो सैनिक के बारे में कार्य करता है। WBC कोशिकाओं का आकार जो 25 से 30 म्यू मीटर तक होता है। ठीक है। तो कितना होता है बताना है आपको। तो डी वाला गड़बड़ है इसका, बाकी सब सही था। ठीक है। डी वाला गड़बड़ है। इसका जो होता है 12 से 15 म्यू मीटर व्यास का होता है। ठीक है। याद रखिएगा, WBC है ये। व्हाइट ब्लड सेल के बारे में पूछ रहा है, तो पहला भी सत्य है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है इसका। इसका जो लास्ट वाला गड़बड़ है, डी आंसर सही है इसका। तो पहला जो दिया था इसमें, WBC की आकृति अमीबा या वृत्ताकार होती है, तो यही होती है। WBC के नाभिक में केंद्रक उपस्थित होता है, तो हाँ उपस्थित होता है। ठीक है। WBC शरीर में सैनिक के रूप में कार्य करता है, तो हाँ करता है। रोगाणु को मारता है। WBC कोशिकाओं का आकार जो होता है 12 से 15 म्यू मीटर व्यास का होता है। ठीक है। डी वाला ही सही तो नहीं है। ठीक है।
संक्रमण से यही लड़ता है WBC। 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सा नीलगिरी जैव आरक्षित मंडल में शामिल नहीं है? जैव मंडल में नहीं शामिल है तो ऊपरी नीलगिरी का पठार, साइलेंट वैली, सिंधुवानी पहाड़ियां, तो कौन सा इसमें जो है शामिल नहीं है, ये बताना है। जो शामिल है पूछा है, शामिल नहीं नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन से नीलगिरी की जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल है? तो तीनों ही शामिल है इसमें, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली, सिंधुवानी पहाड़ियां, तो तीनों शामिल हैं। इसका डी आंसर सही है। तो नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में तीनों शामिल हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में अवस्थित कौन सा है? तो मानस नेशनल पार्क है नहीं, फूलों की घाटी है, नाम दफा है, न्योरा घाटी नेशनल पार्क है, तो वो फूलों की घाटी है। ठीक है, फूलों की घाटी है वो। बी आंसर सही है, फूलों की घाटी। यूपीएससी में पूछा था इस क्वेश्चन को, यूपीएससी से लिया गया है क्वेश्चन। अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताना है आपको कि इन युगों में विचार करना है। उपरोक्त में बताना है कौन सा सुमेलित है, बताना है। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम बता रहा है। तो दम्फा टाइगर जो रिजर्व है कहाँ पे है, बताइए। तो ये मिजोरम में पहला सही है, पहला ठीक है, मिजोरम में है, पहला ठीक है। दूसरा जो है गुमटी जो वन्य जीव अभयारण्य है, गुमटी वो सिक्किम नहीं है, त्रिपुरा में है, त्रिपुरा में है ये, ठीक है। तो ये गलत हो गया, दूसरा गलत है। सारामती जो शिखर है नागालैंड में है, तो सारामती शिखर जो है वो नागालैंड में म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, तो 1 और 3 इसका सही आंसर, इसका सी वाला जो आंसर है वही सत्य है। ठीक। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म में सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय शर्करा या गन्ना संस्थान कहाँ पे, राष्ट्रीय चीनी जो संस्थान कहाँ है? कानपुर में है, लखनऊ में नहीं, पहला गलत है। सुमेलित नहीं तो पहला ही सही सुमेलित नहीं है, इसका ए आंसर सही हो गया, पहला ही सुमेलित नहीं है 23 में का। बाकी लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, भारतीय दलहन संस्थान कानपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है, राष्ट्रीय शर्करा जो संस्थान है कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में है, लखनऊ दिया, इसलिए ए वाला गड़बड़ है। अगला है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS का गठन कब हुआ था? तो BIS गठन कब किया गया था? तो 1974 में, 1981 में, 1986 में, या 1991 में। तो भारतीय मानक ब्यूरो का भी गठन 1986 में हुआ था। और पर्यावरण अधिनियम जो है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वो भी EPA का गठन भी 1986 में ही हुआ था। ठीक है। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निषेध तथ्य, मौलिक कर्तव्य, चुनाव आयोग अधिनियम, तो किसमें किया गया है? पंचायती राज की व्यवस्था किसमें है? तो DPSP में, BS से DPSP में किया गया है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP में किया गया है। अगला है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश में के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 1961 का अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1961, सॉरी 1861, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1858, किसमें भाग लेने के लिए थोड़ा सा वो किया? तो सी आंसर सही है कि चार्टर एक्ट 1833 में की धाराओं का सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें यह कहा गया था किसी भी भारतीय का क्राउन की देशज प्रजा का अपना धर्म, जन्मस्थान, वंशानुगत रंग अथवा इसमें से किसी भी कारणवश कंपनी के अधीन पद सेवा से अयोग्य नहीं माना जाएगा। आगे चलकर राजनीतिक आंदोलन में 1833 के एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्यतः आधार बनी। 1833 में कहा गया था कि कोई जो होगा भेदभाव नहीं होगा, इसमें कंपनी के जो पद हैं उसमें कोई भी चुना जा सकता है, जन्म स्थान, लिंग, भेद, धर्म, वंशानुक्रम के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहा गया था 1833 के एक्ट में। 1833 का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपने इसका देखा नहीं है तो हमारे चैनल पे इंडियन पॉलिटी का जो पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर है, उसमें 40-50 लेक्चर है, उसमें से पहला जो लेक्चर, दूसरा, तीसरा लेक्चर है, उसी में ये सब पढ़ाया गया, सबको डिटेल से पढ़ाया गया, देख लीजिएगा। अगला है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में भारत व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो पूर्णतः समाप्त किया गया कि आंशिक रूप से, ये बताया नहीं है। तो 1813 दिया ही नहीं, 1813 में जो है थोड़ा समाप्त किया गया था, मगर चाय और चीनी पर छोड़ दिया गया था। ठीक है, 1813 वाले में। आगे जो था
तो 1813 में चार्टर के अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ चाय और चीनी नहीं चाय है और चीन है, चीन के साथ व्यापार छोड़ के बाकी सबसे प्रतिबंध उसने हटा लिया था। ठीक, कोई भी जाकर कर सकता था। तो 1813 में ही एक बात बोल दी गई थी। जबकि 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी के समस्त व्यापारिक जो कार्य थे, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी की केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो डी आंसर सही है 1813 में। अगला, शुष्क हवा में मीथेन की मात्रा होती है, तो शुष्क हवा में कितना मीथेन होता है? तो 0.00017% होता है, 0.00017% होता है शुष्क हवा में मीथेन की मात्रा। यही ए वाला आंसर सही है, इसका इतना होता है। अगला, निम्न में से शुष्क हवा में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? जो शुष्क हवा होता है उसमें कौन सी जो गैस की मात्रा जो होती है वो सर्वाधिक होती है? तो नाइट्रोजन की सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो आर्गन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, हीलियम दिया है, मेथान दिया है। तो नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के बाद आर्गन आता है, तो आर्गन ही होगी। 29वां का ए आंसर सही होगा। सॉरी, 29वां का ए सही होगा। ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम आता है। तो ए आंसर सही होगा इसका कि आर्गन ही होगा। आर्गन के अलावा अगर ऑक्सीजन दिया होता तो ऑक्सीजन हम मार देते, नहीं तो नाइट्रोजन तो सबसे सर्वाधिक है ही। अगला, निम्न में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, असत्य युग्म की पहचान करनी है हमको। तो नागर होल जो राष्ट्रीय पार्क है कर्नाटक बता रहा है, बेतला जो है झारखंड में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ही यही वाला पूछता भी है, जिस तरह से दिया है इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो असत्य युग्म बताना है, तो जो नागर होल राष्ट्रीय पार्क है कर्नाटक में है, ये बात सही है। बेतला झारखंड में है, इंपॉर्टेंट दोनों है ये, हमेशा पूछता है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, ये बात सही है। दांडेली अभ्यारण्य उत्तराखंड में नहीं है, दांडेली जो अभ्यारण्य कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। डी वाला ऐसा सही नहीं है, कर्नाटक में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कर्नाटक में है। अगला है कि सरस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन किन जानवरों के लिए संरक्षित है? तो सरस्का और रणथंभौर जो है किसके लिए है? शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए और गिद्ध के लिए। तो किसके लिए संबंधित है? तो बाघ के लिए, बी एस बाघ के लिए संबंधित है। सरस्का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों के संरक्षण के लिए प्रदान किया गया है। ये दोनों किस राज्य में है, इसको बताइएगा कमेंट करके कि सरस्का और रणथंभौर किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ हैं ये, इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर सही से पढ़े होंगे तो आप। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 1852 के हंटर आयोग नहीं, 1854 का वुड डिस्पैच को कहा जाता था, बी आंसर सही है, मैग्ना कार्टा बी आंसर सही है इसका। शिक्षा पर सडलर आयोग नहीं, वारदात रिपोर्ट भी नहीं, याद रखिएगा इसका जो है 32वें का बी आंसर सही है। 1854 में जब लास्ट समय चल रहा था डलहौजी का, तो शिक्षा पर योजना प्रस्तुत किया था। योजना में पहली बार महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात कही गई थी। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। इसमें किया गया प्रावधान के कारण ही भारत में इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता था शिक्षा के लिए। ठीक है, अगला है 34 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर का, कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत के एक शहर में स्थापित किया गया था। तो अडयार में, अडयार सी वाला इसका आंसर है। अडयार, अडयाल कहाँ था? तो मद्रास में अडयार था, मद्रास। यहीं पर स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी मद्रास के अडयार में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो 33 नंबर कौन सा आंसर सही है? सी वाला सही है, 1875 में की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा हुआ था। 1882 में इसका मुख्यालय तमिलनाडु के मद्रास शहर के अडयार में स्थापित किया गया था। एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित स्थानों पर किस स्थान पर समानांतर सरकार बनी थी? सतारा में बनी थी, तामलुक में बनी, लुधियाना में बनी, बनिया बनी। कहाँ नहीं बनी थी हमको बताना है। ठीक है, तो सतारा में बनी थी, तामलुक में बनी थी, बलिया में बनी थी, लुधियाना में नहीं बनी थी, बी आंसर सही है, लुधियाना में नहीं बनी थी। बाकी सतारा में, तामलुक में, बलिया में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तामलुक की सरकार को क्या कहा जाता था? जरूर बताइएगा। अभी कुछ पिछले वाले किसी पेपर में इसको डिस्कस हुआ, तामलुक सरकार को और किस नाम से जाना जाता था? 34 नंबर का आंसर है। ठीक है, अगला है महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है।
तो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। ये बात सही है, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय सबसे सतत है। हिमालय के इस भाग की क्रोड ग्रेनाइट से बनी है, तो ये बात भी सही है, ग्रेनाइट से बनी है, दूसरा भी सत्य है इसमें। अगला है कि श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ की परत पूरी तरह से पिघल जाती है, तो पूरी तरह से नहीं पिघलती, गलत है। तीसरा गलत है, केवल 1 2 इसका सही आंसर है, ए आंसर सही है, पूरी तरह से नहीं पिघलती है। ठीक। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए कथन और कारण में क्या सत्य है। कथन में क्या सत्य है, तो गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। तो गंगा के मैदान का विस्तार जो घग्गर और तीस्ता के बीच में नहीं है, वो सिंध और तीस्ता के बीच में है। ठीक है, तो पहला वाला इसका जो है 36वें का, वो जो है क्या पूछा है, कौन सा सत्य है, तो गंगा का मैदान विस्तार घग्गर से तीस्ता नदियों के बीच है। तो गंगा का मैदान बोला है भाई, पूरा मैदानी क्षेत्र नहीं बोला है, गंगा का मैदान बोला है। तो पहला सही है, सिर्फ गंगा का मैदान बोला है। सिंध से क्यों तब गिनेंगे, तो गंगा के बाद से गिनेंगे ना, तो घग्गर से तीस्ता के नदियों के बीच है, पहला ठीक है। दूसरा है गंगा के मैदान उत्तर भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। तो दूसरा भी सही है, इसका पहला भी ठीक है, दूसरा भी सत्य है। ठीक है। और तीसरा, ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर असम में अवस्थित है। तो याद रखिएगा, जो गंगा का मैदान का विस्तार है घग्गर तथा तीस्ता नदी के बीच में है। उत्तर भारत में राज्यों में हिमालय, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों तक पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। तीनों कथन सही है, इसका डी आंसर सही है, तीनों ही कथन सत्य हैं भैया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है। तो पश्चिमी घाट के संदर्भ में क्या सही, देखो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। इस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अभी पूछ रहा है कथन कारण देके, तो कथन कारण वाला क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है इसमें, इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, जो एकदम लेवल का क्वेश्चन है इसमें। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है। पहला, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। तो नहीं, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, घटती नहीं है, याद रखिएगा, ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, इसलिए सबसे लंबी ऊंची चोटी जो दक्षिणी घाट की है वो कार्डमम हिल्स है। सबसे नीचे इलायची की पहाड़ियां हैं सबसे नीचे, तो उत्तर से नीचे जाते हैं दक्षिण में, तो ऊंचाई इसकी बढ़ती जाती है। दूसरा इसमें है कि पश्चिमी घाट सतत है तथा इसमें केवल दर्रे द्वारा ही पार किया जा सकता है। तो क्या ये बात सत्य है, कोई दर्रे द्वारा पास किया जा सकता है, सतत है ये, दिमाग लगा के बताइए। तो दूसरा सही है, पश्चिमी घाट सतत है, केवल दर्रों द्वारा इसको पार किया जा सकता है। भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट, तीन मुख्य दर्रे हैं। पहला गलत है इसका, दूसरा वाला सत्य है। पहला गलत क्यों है, क्योंकि दक्षिण की तरफ बढ़ता है, उत्तर की तरफ नहीं, ये गलत है। ठीक है, इसका जो है दूसरा सही है, बी आंसर सत्य है, केवल 2 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, प्रवाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो प्रवाल पॉलिप कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। अच्छा, अगला है, इसका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, तो ये तो सत्य है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है, तो कौन सा सही है इसमें। अगला है, प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स सू आकार वाले रोधिका होती हैं, तो ये भी सही है। तो कौन सा सही है इसमें, सभी सही है, इसका डी आंसर सही है। प्रवाल भित्ति के बारे में तीनों ही चारों ही सत्य हैं, याद रखिएगा। अगला है, कथन कारण वाला क्वेश्चन कह रहा है, कथन कह रहा है कि प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। तो प्राकृतिक गैस जो होती है, प्राकृतिक गैस होती है, उसको पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, बात सत्य है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है इसमें, तो कथन ए सही है इसमें, कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसी वजह से इसको माना जाता है। कारण इसका वही है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो गैसों का उत्सर्जन होता है वो कम होता है, तो ए आंसर सत्य है। अगला, निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार बताना है। अक्षांश, इसको मैंने अपनी ज्योग्राफी अब जो क्रैश कोर्स कराया था उसमें बताया था, दिखा के अक्षांश का विस्तार, अक्षांश ये वाला है। तो भारत का विस्तार कहाँ से, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, तो इसका जो है ए वाला आंसर जो है सत्य है। 40वां का ए वाला सही है, याद रखिएगा। तो निचला बिंदु जो है इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, सबसे नीचे जो जिसका सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कोल कहते हैं, और दक्षिणतम जो बिंदु को भूमि में कन्याकुमारी एवं सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो ग्रेट निकोबार में है। ठीक है,
अगला, शिवालिक पर्वत की श्रृंखला के संदर्भ में नीचे कथनों पर विचार करना है। तो शिवालिक में बताना है कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं, तो पहला सत्य है। ठीक है, दूसरा है कि ये पर्वत श्रृंखलाएं असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। तो असंपीड़ित अवसादों से बनी दूसरी वाली ये जो है पर्वत श्रृंखलाएं, ये बात सत्य है, दोनों ही कथन सही है। इसका सी वाला जो आंसर है वो सही है। भारत की मुख्य भूमि से जो हिमालय की सबसे जो बाहरी पर्वत है शिवालिक है, इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। ये पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियां बजरी या जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। ठीक है, अगला है कि स्लैश और बर्न खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? स्लैश और बर्न, काटो और जलाओ जो खेती है वो कहाँ पे प्रचलित है? तो मध्य वो उत्तर भारत, मध्य पूर्व भारत, मध्य पश्चिम भारत, मध्य दक्षिण भारत। तो मध्य पूर्व भारत में, बी से सही है, मध्य पूर्व भारत में प्रचलित है। तो स्लैश और बर्न खेती पूर्वोत्तर एवं मध्य भारत में प्रचलित है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों विशेष रूप से पूर्वोत्तर तथा मध्य भारत में झूम खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती वनों कटाई और निम्नीकरण करते हैं। तो मध्य भारत में 20 सही है। नॉर्थ ईस्ट नहीं दिया इसलिए बस मध्य पूर्व भारत हम कह सकते हैं इसको। 42वें का बी आंसर सत्य है। 43वां है कि निम्नलिखित में से किस 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 निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने कराया है बढ़िया से, देखना चाहें देख सकते हैं। तो ब्राजील धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। तो ब्राजील की जो जलधारा है वो दक्षिणी अटलांटिक में है, ये बात बिल्कुल सत्य है। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत में है। तो हम्बोल्ट धारा क्या उत्तरी प्रशांत में है? यही तो गड़बड़ी है, यहीं से समझने की जरूरत है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण के उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा पेरू या हम्बोल्ट कहते हैं उसको। ठीक है, पेरू कहते हैं या हम्बोल्ट कहते हैं। ठीक, तो पेरुअन जलधारा कहाँ बहती है? तो उत्तरी प्रशांत में, दक्षिणी प्रशांत में है ये। ठीक, दक्षिणी प्रशांत में है, ये गलत हो गया हम्बोल्ट, बी वाला आंसर गलत है इसका, यही सुमेलित नहीं है। बाकी गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है और अगलुहास की धारा हिंद महासागर में है, याद रखिएगा। 43वें का बी आंसर जो है ये सत्य है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या सत्य है। तो पहला है माउंट ब्लैक कहाँ पे है, एकांकागुआ कहाँ है, मैकेले है, एल्बुर्ज है। तो बताना है आपको कौन किससे सुमेलित है। तो माउंट ब्लैक जो है आल्प्स में है, तो पहला सत्य है इसका। एकांकागुआ जो है एंडीज में है, तो एकांकागुआ एंडीज में, भी दूसरा ठीक है। मैकिलने जो है रॉकीज में है, ठीक है, तो ये भी तीसरा भी सत्य है भाई। एल्बुर्ज जो है काकेकस पर्वत में, तो एल्बुर्ज काकेकस में 4 हो गया। तो 1 2 3 4 इसका सही है क्या? सब सही दिया है। तो ए वाला आंसर जो है इसका यही सत्य है। ठीक है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, यही सत्य है। 45वां क्वेश्चन है कि तारे का रंग सूचक होता है। तो सूर्य से दूरी का, उत्तेजित ज्योति का, पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप से। तो तारे का जो रंग होता है उसके ताप का होता है। ठीक है, ताप जैसे जैसे बढ़ता है तो वैसे वैसे किसी भी वस्तु का जो कलर है वो चेंज होता जाता है। ठीक है, अगला 46 नंबर का, टोडा जनजाति निम्नलिखित में से किस कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति के बारे में पूछ रहा है। टोडा जो है वो भारत में कहाँ निवास करती हैं? तमिलनाडु में, राजस्थान में, असम में, जम्मू कश्मीर में। तो तमिलनाडु में निवास करती हैं, ए आंसर इसका सही है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में, ये आंसर सही है। अगला है भारतमाला परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो भारतमाला परियोजना संबंधित है किससे? तो काशी परियोजना से नहीं है, भाखड़ा नंगल से भी नहीं है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया संबंधित है, इंदिरा गांधी कैनाल परियोजना। तो सी आंसर सही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया संबंधित है ये। 47वें का सी आंसर सही है। भारतमाला जो परियोजना है ये भारतमाला परियोजना लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे के विकास की परिकल्पना की गई थी, जिसका स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे के साथ साथ अधिकांश माल ढुलाई उम्मीद था इसमें, भारतमाला में। तो भारतमाला में ये करना था आपको, जितना भी हमारा जो लैंड वाला जोन है, लैंड वाला क्षेत्र है, उसको माला पहनाना था एकदम से। इसमें बस नीचे का शामिल नहीं था, ये जो हमारा वो वाला भाग है भारत का। कौन सा भाग इसमें है? तो तटीय भाग शामिल नहीं था इसमें। बाकी सी आंसर सही है इसका, जमीनी वाला भाग शामिल था। 48वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो खदान है, राज्य है, कौन सा किससे संबंधित नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना खदान। तो बैलाडीला की खदान कहाँ पे है? तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो यही संबंधित नहीं, पहला वाला ही गड़बड़ था इसका। बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में, झारखंड मध्य प्रदेश में नहीं है।
चिकमंगलूर कर्नाटक में है, तो ठीक है। मयूरभंज भी यहाँ पे है, सिंहभूमि झारखंड में है। तो अगर ये पहला नहीं पता, अगर ये तीनों को पढ़े तब भी ये तीन तो लगभग पता ही होंगे सबको। बैलाडीला की खान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसका सागौन का वन पाया जाता है? सागौन का वन जो होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो कहाँ पाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में या कर्नाटक में? तो कहाँ पाया जाता है ये? सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये आंसर सही है। 50वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, ये आंसर सही है। एनी बेसेंट बनी थी, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ठीक। तो 50वें का ए आंसर सही है। देखिए, दो चीज है इसमें इसमें जो है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अब समझिए, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, भारतीय महिला पूछा है इसने, तो भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी, सी आंसर सही है। अगर कांग्रेस में बस महिला भारतीय न देता, सिर्फ महिला देता, तो हम एनी बेसेंट लगा देते, ठीक है। और एनी बेसेंट नहीं लगाएंगे हम, सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। ठीक है, तो सी वाला जिसका मामला सत्य है, बाकी सब गलत है। सी वाला ही सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला 51 कि हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो हैदराबाद में स्थित जो अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष कब हुई थी ये? तो 1958 में हुई थी, 1950 में हुई थी, 1947 में हुई थी, 1952 में हुई थी। तो 1958 में हुई थी, ये आंसर सही है। 1958 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर सही है, 1958। ठीक है, तो अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के लिए ये बना था 1958 में। अगला है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली है, जयपुर है, देहरादून, लखनऊ है। तो कहाँ अवस्थित है ये? तो नई दिल्ली में अवस्थित है, ये आंसर सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए जाना जाता है? प्रयागराज जाना था, डी आंसर सही है, प्रयागराज। ये तो सभी लोग कर लेंगे। अगला है कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है। ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। भारत में रेलवे के विकास और उपयोगिता के संदर्भ में यह कथन किसका है? किसने कहा था ये? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नहीं कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं कहा था, दादा बनर्जी भी नहीं कहे थे, ये बाल गंगाधर तिलक कहे थे। डी आंसर सही है इसका। बाल गंगाधर तिलक ऐसा बोले थे, याद रखिएगा। तो प्रथम रेलवे 1853 मुंबई से ठाणे, सभी को याद होगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि दूसरे की महिला को या पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदान को बदरंग कर रहे हैं, यह कथन किस गवर्नर जनरल का है? तो सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं, ये किसने कहा था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटिल, लॉर्ड डफरिन। किसने ये बोला था? 55 नंबर का आंसर बताना है आपको। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बोला था, ये आंसर सही है। विलियम बेंटिंग ने बोला था 1828 से 1835 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था ये। 1829 में कानून बनाकर भारत में प्रचलित सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था यही। अब ब्रिटिश राज्य की नीति के कारण सूती वस्त्र बुनकरों की जो दयनीय स्थिति थी, विलियम बेंटिंग ने ब्रिटिश राज्य नीति के दुष्परिणामों के संदर्भ में बुनकरों की दयनीय स्थिति के संदर्भ में यह कथन कहा था। ठीक है, अगला है कि जो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल और सहित उत्तर पूर्वी भारत के लिए उपयुक्त वर्णन करता है? तो कौन सा है इसमें? किस जो कोपेन ने बांटा था, तो उत्तर भारत, उत्तर पूर्व भारत और उत्तरी बंगाल को किसमें वर्णित किया था इसमें? तो वहाँ कैसी जलवायु है? तो वहाँ वर्षा भी होती है, उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा होती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा। तो उष्णकटिबंधीय मानसून मानसून वर्षा होती है कि क्या होती है, वह बताना है आपको। तो यह शुष्क सर्दी और आर्द्र उपोष्ण जलवायु होती है, CWG है ये। डी आंसर सही है, यहाँ पे CWG बनाया गया है। ठीक है, उत्तरी बंगाल और उत्तर पूर्व भारत में इसका वर्णन करता है CWG। ठीक, अगला है 57 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित बताना है, दर्रा देखना है तो मेरे वीडियो देख सकते हैं आप।
ज्योग्राफी का वो है, क्रैश कोर्स है यूपीपीसीएस और आरओ के लिए। तो निम्नलिखित में से एक दर्रा है सही सुमेलित है, बताना है। तो नीति नीति दर्रा उत्तराखंड में, यही सत्य है। अगिल अरुणाचल प्रदेश है, माना हिमाचल प्रदेश गलत है, दीपू लद्दाख दिया भी गलत है, ये भी गलत है। ए आंसर सही है, नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है। माना दर्रा, नीति माना दर्रा उत्तराखंड में है, ठीक है। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दीपू जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और अघिल दर्रा लद्दाख में, अघिल अघिल दर्रा जो है लद्दाख में, याद रखेंगे इसको, लद्दाख, ठीक है। श्री हरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है, तो श्री हरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? तो चिल्का झील के, पुलिकट झील के, महानदी मुहाने पे, गोदावरी मुहाने से सबसे नजदीक कहाँ पे है वो? तो पुलिकट झील के नजदीक है, बी से पुलिकट झील है, ठीक। तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के निकट अवस्थित है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, कुवत्तल उल इस्लाम मस्जिद भारत के किस शहर में है? तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। दिल्ली है, आगरा है, फतेहपुर है, अजमेर है, फतेहपुर सीकरी है। कहाँ पे है कुवत्तल उल इस्लाम जो मस्जिद है वो कहाँ पे है? तो दिल्ली में अवस्थित है, ए आंसर सही है, भारत की राजधानी दिल्ली में अवस्थित है। इसका निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब उद्दीन ऐबक, ऐबक ने करवाया था, ए आंसर सही है इसका, इंपॉर्टेंट है ये। और इसे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण करवाया था आगरा शहर लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 1504 में स्टेब्लिश करवाया था, ठीक है। सल्तनत काल के किस सुल्तान को उसकी विद्वता के कारण इस काल का अरस्तु की संज्ञा दी गई है? तो सल्तनत काल के कुछ कौन सा ऐसा विद्वान था जिसको अरस्तु की संज्ञा दी गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, बलबन है, फिरोज शाह तुगलक है। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक एमिर्टी था, वो काफ़ी पढ़ा लिखा था, मगर कुछ नीतियाँ फेल हो गई इसकी, तो बर्बाद हो गया बेचारा। तो बहुत ही तगड़ा आदमी था पढ़ाई लिखाई के मामले में। यदि उन्हें न छोड़ा जाए तो वे शहद देंगी, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाएगा तो काट काट के मार डालेंगी। यूरोपियों के संदर्भ में ये कथन किसने कहा था? तो यूरोपियों के संबंध में ये बात किसने कही थी? तो सिराजुद्दौला ने कही थी, मीर जाफर ने, मीर कासिम ने, या अली वर्दी खान ने? तो अली वर्दी खान ने कही थी, बी से सही है, अली वर्दी खान ने ये बात बोला था कि ठीक है, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, अगर छेड़ा जाएगा तो काट काट के मार डालेंगे। बी आंसर सत्य है, अली वर्दी खान, बी वाला आंसर सही है। अगला है कि ये तो करंट अफेयर्स का छोड़ देते हैं इसको, ये भी करंट अफेयर्स है। अगला है कि भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते समय नदियां निम्नलिखित में से अनुक्रमण कौन सा है नदियों का? तो श्योक है, स्पीति है, जास्कर है, सतलज है। तो कौन है इसमें? तो सबसे पहले श्योक आती है, ठीक है, श्योक आएगी। हमको उत्तर से दक्षिण जाना है, उत्तर से नीचे आना है, तो सबसे पहले श्योक आएगी, ठीक है, श्योक है। श्योक के बाद में आती जास्कर, आती है जास्कर, फिर स्पीति आती है, स्पीति आती है, फिर सतलज आती है, सतलज। तो श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज, श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज, बी वाला जो आंसर है 64वें का बी आंसर सही है, ठीक है। तो श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज। श्योक नदी सिंध की सहायक नदी है, सिंध की नदी में दाएं तट पे मिलती है ये, याद रखिएगा। श्योक है, जास्कर है, स्पीति है और सतलज है। निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए कूट से हमको सही उत्तर बताना है। तो हमको बताना है कहाँ से, दक्षिण से उत्तर जाना है, तो नीचे से उत्तर जाना है। तो सबसे नीचे कौन सी आएगी? तो धौलाधार आएगी सबसे नीचे, 2 हो जाएगा। फिर धौलाधार के बाद क्या आएगी? तो ऊपर से हम जाते हैं, चलिए ठीक है। काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, धौलाधार, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसका जो है 65वें का 2 1 3 4 2। तो दक्षिण से हमको जाना है ना, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, दक्षिण से हमको उत्तर जाना है, तो नीचे से ऊपर जाना है हमको, ठीक है। तो नीचे से ऊपर अगर हम जाएंगे तो धौलाधार आएगा सबसे पहले, सबसे नीचे धौलाधार है, फिर जास्कर आएगा, फिर से लद्दाख आएगा, फिर काराकोरम आएगा, ठीक है। धौलाधार, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, धौलाधार, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। तो 2 1 3 4,
2 1 3 4, इसका ए वाला आंसर ठीक है, 2 1 3 4, ठीक है। अगला निम्नलिखित भारतीय जो राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की है, बी आंसर सही है। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा 66वें का, बी आंसर सही है। कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, गुजरात ही है वो। 7,000, भारत में जो समुद्र तट की कुल लंबाई है 7,516 है, ठीक है। गुजरात की इसमें 1215 किलोमीटर तटरेखा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है। तो मॉडर्न बेकरीज कहाँ है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है, तो हो गया। भारत स्टील जो रोलिंग मिल कहाँ पे है? तो भारत स्टील रोलिंग मिल जो है आपको मेरठ में मिलेगी। तेल शोधन कारखाना मथुरा में है। और ग्रेनाइट खनन उद्योग जो है 3 हो जाएगा ललितपुर में। तो 2 1 4 3 सही है इसका, बी वाला आंसर जो सत्य है, 2 1 4 3 बी वाला सही है। तो मॉडर्न बेकरीज कानपुर में, इस बात को याद रखिए, कई एग्जाम में पूछ चुका है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, उद्योग है, जनपद है। तो कत्था उद्योग बरेली में, तो सही है, कत्था उद्योग बरेली में। बांसुरी उद्योग पीलीभीत है, ये भी सत्य है। ब्लैक पोट्री सोनभद्र दिया, गलत है। ब्लैक पोट्री कहाँ पे है? नजीमाबाद है, नजीमाबाद, आजमगढ़ जिला, ठीक है। तो 68वें का जो है सी आंसर सही है। बाकी पेंटिंग उद्योग जो मथुरा में है। 69 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है लखनऊ में है। तो बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चौधरी चरण सिंह लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारसी को कहते हैं, ये भी सत्य है। सरसवा हवाई अड्डा ललितपुर का है। तो सरसवा जो हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है, सहारनपुर, ठीक है। बाकी जो है चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। अगला है बांडीवास का युद्ध निम्नलिखित में से किस युद्ध का एक हिस्सा था? तो बांडीवास का युद्ध जो था किसका हिस्सा था? बांडीवास का युद्ध तो प्रथम कर्नाटक का नहीं था, तृतीय कर्नाटक युद्ध का था, बी आंसर सही है। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो ये 1758 से 63 में चला था, 1758 से 63 से चला था। और 1760 में जो हुआ था बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बी आंसर सत्य है इसका। 71 है, किस शासक को जाट समुदाय का प्लेटो कहा जाता है? तो जाट समुदाय का प्लेटो है गोकुल जाट है, भरत जाट है, चूड़ामल है या सूरजमल है? तो ये जो है भरतमल को कहा जाता था, सूरजमल को, डी आंसर से सूरजमल, सूरजमल जाट को कहा जाता था प्लेटो। जाट समुदाय का प्लेटो जो था सूरजमल था, ठीक है। भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना चूड़ामल और बदन सिंह जाट ने की थी। इसी वंश का प्रसिद्ध प्रतापी शासक सूरजमल था। सूरजमल को जाट का समुदाय का प्लेटो कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, सम्राट अशोक ने अपने किस अभिलेख में यह कथन कहा था? किस अभिलेख में यह बात बोली थी उसने? तो द्वितीय शिलालेख 12वां भी नहीं था। प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग लेख जो था उसी में सी वाले में कहा था। 72वें का सी आंसर सही है। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने प्रथम पृथक शिलालेख में कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। जिस प्रकार मैं अपने संतान के लिए लौकिक और पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी था, ठीक है, बाद में बन गया। सी वाला आंसर सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है? तो इंपॉर्टेंट है काफी, कई एग्जाम में पूछा है। सबसे लंबी जो नहर प्रणाली है वो कौन सी है? तो शारदा नहर है, बी आंसर, शारदा नहर है सबसे लंबी। तो शारदा नहर है। तो शारदा नहर के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है। शारदा नहर तंत्र जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज जिलों में सिंचाई की जाती है इससे, शारदा नहर से। समझिए ये पीलीभीत से निकलती है और ये आती है प्रयागराज तक, ठीक है, प्रतापगढ़ होते हुए सिंचाई करती है। काफी बड़ी नहर है ये, ठीक है। सबसे बड़ी नहर प्रणाली यही है शारदा नहर, बी आंसर सत्य है इसका। अगला क्वेश्चन है कि पांचाल महाजनपद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन क्षेत्र में है? तो पांचाल जो था वो कहाँ पे था बताना है आपको। तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, इनमें से कोई नहीं। तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला जो क्षेत्र है वही क्षेत्र पांचाल था, जहाँ की द्रौपदी थी। द्रौपदी जहाँ उनका जन्म हुआ था, जहाँ की थी वो, तो पांचाल की थी, ठीक है। इसीलिए उनको पांचाली कहा जाता है। द्रौपदी के पर्यायवाची में पांचाली भी आता है, कृष्णा भी आता है,
तो पांचाली इसीलिए नाम पड़ा था उनका, ठीक है, पांचाल की रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन है इसमें 75 नंबर क्वेश्चन है कि महोत्सव है और महोत्सव मेला है, नाम है और स्थान उसका बताना है। ठीक है, शाकंभरी का मेला कहाँ लगता है आपको बताना है। सहारनपुर में लगता है शाकंभरी का मेला। कहाँ पे लगता है बताइए। तो शाकंभरी का मेला लगता है सहारनपुर में, ये तो बात बिल्कुल सत्य है। तो शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर 4 हो गया। तो सोरो का मेला कहाँ लगता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा एग्जामों में। तो सोरो का मेला कासगंज में लगता है। दो है कासगंज में। श्रीगिरी श्रृंगार श्रृंगीरामपुर श्रृंगीरामपुर का मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है, तो फर्रुखाबाद में लगता है। इनसे शाकंभरी तो हम देखे थे सहारनपुर था। ढाई घाट का मेला जो लगता है शाहजहानपुर में लगता है। 3 हो गया, ठीक है। 2 1 4 3 इसका सही है। 2 1 4 3 इसका सी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो इनको थोड़ा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है बार बार इसको। अगला क्वेश्चन है कि 76 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताना है हमको। तो उत्तर प्रदेश का शो विंडो, तो उत्तर प्रदेश का शो विंडो किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश का शो विंडो है वो नोएडा कहा जाता है, ठीक है। जैनी लोगों का काशी, जैन लोगों का काशी कहाँ पे है, तो हस्तिनापुर जो है मेरठ में है, ठीक है। हस्तिनापुर मेरठ में है, जैनी लोगों का काशी है वो। लड्डू की नगरी हरदोई संडीला कहते हैं उसको। लड्डू की नगरी जो है संडीला हरदोई को कहते हैं, ठीक है। हींग व गुलाल नगरी फिरोजाबाद लिखा है। तो हींग जो बनता है, हींग जो हाथरस में बनता है, ठीक है। तो हींग और गुलाल नगरी हाथरस को कहते हैं, ठीक है। फिरोजाबाद नहीं है, हाथरस है वो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, है हींग और वहाँ पे गुलाल बनता है। डी आंसर सत्य, यही सही सुमेलित नहीं था। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मंदिर है और एरिया कहाँ पे, तो भीरगू मंदिर कहाँ है, तो भीरगू मंदिर बलिया में, भीरगू बाबा का मंदिर। बोलो भीरगू बाबा की जय। ये वाला जो मंदिर है वो जो है, वो वाले बाबा जो हैं बहुत मानते हैं बलिया वाले लोग भीरगू बाबा को, बहुत भयंकर तरीके से मानते हैं। अगर कहीं ट्रेन में अगर बलिया से लोग जा रहे हैं, अब वो बलिया के लड़के बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो भीरगू बाबा की जय वाला नारा जरूर लगेगा, ठीक है। तो 2 हो गया यहाँ पे, भीरगू मंदिर 2 हो गया। चाइना मंदिर कहाँ पे है, तो चाइना मंदिर जो है चाइना वालों ने बनाया बौद्ध मंदिर है वो। कहाँ पे है चाइना मंदिर, तो श्रावस्ती में है, ठीक है। 1 हो गया। व्यास टीला कहाँ है, व्यास टीला तो रामपुर में है कि जालौन में है, तो जालौन में है, याद रखिएगा जालौन में। 4 हो गया। रजा लाइब्रेरी तो रामपुर में है कि बलिया में, श्रावस्ती कहाँ पे है, रजा लाइब्रेरी तो रामपुर में है। 3 आंसर सही है इसका। तो 2 1 4 3 सत्य है। 2 1 4 3 सी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल ही सत्य है। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित संग्रहालयों को उनके स्थापना के कालानुक्रम में हमको व्यवस्थित करना है। उत्तर प्रदेश में जो संग्रहालय बने हैं कब कब उनकी स्थापना हुई है, तो राज्य संग्रहालय जो है लखनऊ में वो कब बना था, तो ये 1863 में बना था, ठीक है। 1863 में राज्य संग्रहालय लखनऊ वाला बना था। राजकीय संग्रहालय मथुरा कब बना था, तो राजकीय संग्रहालय मथुरा 1874 में बना, ठीक है। भारत कला जो भवन वाराणसी है, तो भारत कला वाराणसी 1920 में बना। और राजकीय बौद्ध संग्रहालय सिद्धार्थनगर में ये 2009 में बना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसका सत्य है। ए वाला जो आंसर है यही सत्य, क्रम में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई घटनाओं को सुमेलित करना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे बनी थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। इसका हो जाएगा आपका, ये मान लेते हैं 1 है 2 है, सॉरी 1 है 2 है 3 है 4 है, इस तरह से मान लेते हैं इसको। तो राजगृह में हुआ था, 1 हो गया, ठीक है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो इसका 2 हो जाएगा ना, राजगीर 2 पे है, 2 हो जाएगा। लुम्बिनी 1 हो जाएगा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ठीक है, बोध गया में हुई थी, तो ये हो जाएगा 3। और प्रथम धर्मोपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, तो 4 हो गया। तो 2 1 3 4 इसका सही आंसर है। 2 1 3 4 जो बी वाला इसका मामला है, बी वाला ही मामला ठीक है इसका, ठीक है। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में हुई, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी, प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में उन्होंने दिया था, ठीक है। अगला 80 नंबर क्वेश्चन है कि तक तक्को तक्कोलम का युद्ध, जो तक्कोलम का युद्ध है किसके किसके युद्ध किसके मध्य हुआ था। तक्कोलम का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए किसके किसके, पल्लव चोल के बीच, चोल चेर के बीच, चालुक्य पल्लव के बीच, और चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। तो ये चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था युद्ध, ठीक है। डी आंसर सही है, चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था, डी आंसर सही है इसका, ठीक है। तो तक्कोलम का युद्ध जो हुआ था 949 ईस्वी में हुआ था।
949 में हुआ था ये ईस्वी में, याद रखिएगा। राष्ट्रकूटों और चोलों के मध्य हुआ था। युद्ध में चोलों की बुरी तरह से पराजय हुई और चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग में राष्ट्रकूटों का साम्राज्य हो गया था उस समय। राष्ट्रकूटों ने इसको बढ़ा लिया अपने साम्राज्य को। ठीक है, अगला है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था ये, यूपीएससी क्वेश्चन है ये, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन तकनीकों का प्रयोग जीनोम एडिटिंग के लिए किया जाता है। तो जो जीनोम एडिटिंग होता है उसमें कौन सी तकनीक का यूज किया जाता है। क्रिस्पर केस 9 जो है एक टूल है, एक एंजाइम है, इससे काटा जाता है डीएनए आरएनए को, तो इसको करते हैं। ये पहला तो ठीक है। टेलेंस एस है, WRBC न्यूक्लियस है। तो किससे किससे यूज होता है बताना है आपको 81 नंबर का। तो इसका जो है जो टैलेंसियस है, टैलेनियस न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो 1 और 2 जो है इनसे होता है। इसका सी वाला जो आंसर है वो सत्य है। 1 2 से इसका होता है, WRBC न्यूक्लियस से नहीं होता है। तो 1 2 इसका आंसर सही है। इन्हीं से जो है सी आंसर इसका सही है। जीनोम एडिटिंग जो है क्रिस्पर केस 9 से होता है और टाइलेन NS से होता है। ठीक है, तो जीन एडिटिंग निम्नलिखित तकनीकों को प्रयोग करके हुआ जाता है। क्रिस्पर केस 9, टेले न्यूक्लियस, टैलेन 5 कहते हैं, और जिंक फिंगर न्यूक्लियस जो है ZFNS होता है उससे यूज करते हैं। तो ZFNS जो तकनीक होती है इससे भी होता है। ठीक है, तो 1 2 सही है इसका। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करें तो क्या आएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में क्षेत्रफल को अवरोही क्रम में लिखना है। कौन सा क्षेत्रफल कितना बड़ा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, तो लखीमपुर खीरी है। एक हो गया सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, एक हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन है इसमें, तो लखनऊ है, हापुड़ है, बनारसी है, तो लखनऊ है इससे बड़ा। 3 हो गया, तो लखीमपुर खीरी हो गया। तो लखीमपुर जो खीरी है उसका जो क्षेत्रफल है 7680 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो लखनऊ का क्षेत्रफल है 2528 है, और वाराणसी का 1535 है। ठीक है, सबसे लास्ट में जो आता है वो हापुड़ का आता है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 4 होगा, फिर 2 होगा। तो 1 3 4 2 इसका सही है। 1 3 4 2 इसका बी वाला जो आंसर है, बी वाला आंसर ठीक है इसका। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किसके सहयोग से शुरू की गई थी। तो ई सुश्रुत जो अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है किसके द्वारा इसको चालू किया गया था। तो IIT कानपुर है, ISC बेंगलोर है, CDEC पुणे है, और IIT मद्रास है। तो CDEC पुणे से किया गया था, सी आंसर सही है। अगला, स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन कार्यक्रम जो है कब चालू किया गया था कि विचार उसके बारे में बताना है हमको। तो 29 मार्च 2023 को इसकी मंजूरी मिली थी। ये नेशनल अर्बन मिशन की तर्ज पर चलाया जा रहा है। ठीक है, इसका म्यूनसिपल सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, तो सब भी सत्य है इसमें, डी आंसर इसका सही है, सभी सत्य कथन है। तो इसमें म्यूनसिपल जो सेवाएं हैं उसको ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी, या नेशनल अर्बन मिशन की तर्ज पर चलाया जा रहा है। और 29 मार्च 2023 को इसको मंजूरी मिली थी। स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन जो है, सभी कथन सत्य हैं इसमें। अगला इसमें कि मार्च 2023 में, ये छोड़ देते हैं, वर्ल्ड टीबी सभी पूछा है जो छोड़ देते हैं। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनगणनांकीय इतिहास में महान विभाजक का समय कहा जाता है। तो महान विभाजक के रूप में जाना जाता है 1921 को, सी आंसर सही है। 1921 को कहा जाता है, 86 का सी आंसर सही है। तो क्यों कहा जाता है इसको, तो 1921 के पूर्व में जो 3 जनगणना दशकों में दुर्भिक्ष और संक्रमण के कारण, दुर्भिक्ष मतलब अकाल होता है, अकाल और संक्रमण की बीमारियों के प्रकोप के कारण जनसंख्या वृद्धि अत्यंत निम्न रही है। ठीक है, 1911 से लेकर 1921 के बीच में जनसंख्या जो है 0.39% घट गई। 1921 के बाद जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, कभी वो रुकी ही नहीं, हमेशा बढ़ती ही गई। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ हो गई। ठीक है, तो 2021 के बाद में कभी जनसंख्या में गिरावट नहीं हुई, वो बढ़ती ही चली गई। क्यों बढ़ी, तो महान विभाजक 1921 को कहते हैं। उसके बाद क्योंकि इसके पहले जो था कभी घटती बढ़ती जाती थी, इस तरह जिग जैग चलता था, मगर 1921 के बाद में अचानक उछाल आ गया, इसीलिए उसको ग्रेट डिवाइड कहते हैं, महान विभाजक कहते हैं 1921 को। ठीक है, उससे पहले जो मृत्यु होती थी तो विभिन्न कारणों से होती थी, जिसमें अकाल सबसे महत्वपूर्ण था। अकाल भूखमरी से कारण जो बीमारियों के फैलने से होता था, मगर धीरे धीरे 1921 में आते आते लोग जागरूक थोड़ा होने लगे थे। ठीक है, लोगों को थोड़ा पैसा व्यवसाय ये सब मिलने लगा था, तो सुधार की कार्रवाई जो थी, शोषण प्रवृत्ति तो वैसे ही थी, मगर शोषण का तरीका जो है वो बदल गया था।
ठीक है। तो इसमें जो था थोड़ा सा मामला महान विभाजक का मिला कि 1921 में स्थिति सुधार हुआ। ठीक है। तो बदली स्थितियां इसी को महान विभाजक कहते हैं। ये छोड़ देते हैं इसको। 87 नंबर का 2023 का क्वेश्चन है। अगला है 88 नंबर का केंद्रीय स्वास्थ्य स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो 23 के बारे में है, कौन जारी करता है, कौन सा आबादी वाला देश है। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं तो इसमें भारत दिया है। मतकार की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक आबादी वाले देश की निम्नलिखित में से कौन, तो भारत दिया है। ये आंसर इसका सही है 87 का। तो अब ये द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। ठीक है। रिपोर्ट एंड इंडेक्स नाम से वीडियो है, उसको जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे जो पढ़ने का जितना अभी तक पूरे धरती पर जितनी रिपोर्ट है उसमें से लगभग 80% पूरा करा दिया गया है जो एग्जाम में पूछता है। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो नेशनल हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर का कुल प्रजनन दर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है गिर गया है, 2 हो गया बी आंसर सही 2 हो गया है। ठीक है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट गिरता जाएगा, इस तरह से बड़ी समस्या हो जाएगी। तो 2 होने का मतलब है कि अपने पूरे जीवन काल में, मतलब जब से पहला माहवारी आता है महिलाओं का, उसके बाद जो आखिरी माहवारी था, जब से उनको मेनोपॉज जब तक नहीं हो जाता तब तक अपने जीवन काल में, मतलब फर्टिलिटी वाले जीवन काल में मेनोपॉज तक, फर्स्ट पीरियड से लेके अब उनको मेनोपॉज तक कितना वो बच्चा पैदा करेंगे अपने एक जीवन काल में, उसी को हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो वो भारत में 2 हो गया है, एवरेज 2 हो गया है कि 2 होगी। तो महिलाएं बस सिर्फ 2 बच्चा ही पैदा कर पा रही हैं, इस तरह की कंडीशन बन गई है। टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो गया है। ठीक है। अगला है कि मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। तो मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के लिए किसका यूज किया जाता है, इसके बारे में हमने रसायन विज्ञान में क्रैश कोर्स में इसके बारे में बात की है। रसायन विज्ञान जो है अपलोड हो गया है, कल अपलोड हो जाएगा। ठीक है। तो 3-4 घंटे का वीडियो रसायन विज्ञान का जो क्या है क्रैश कोर्स है, उसको आप आराम से देख सकते हैं। उसमें काफ़ी क्वेश्चन जो दैनिक जीवन में यूज होते हैं उनसे पूछा जाता है। तो सारा अपलोड हो जाएगा कल, उसको आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है। तो क्या है ये, तो किसका यूज किया जाता है, तो स्टांटियम 89 का, फास्फोरस 32 का, आयोडीन 131 का या कार्बन 14 का। तो पहला है स्टांटियम 89 का यूज किया जाता है, ए आंसर इसका सही है। ठीक है। तो आयोडीन 131 का थायराइड कैंसर में यूज होता है, कोबाल्ट 60 में रक्त कैंसर का, स्टाडियम 89 मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर का, और कार्बन 14 जो है कार्बनिक पदार्थों की आयु का निर्धारण करने के लिए यूज होता है, कार्बन 14। 90 है कि हम अम्लराज को एक्वारेजिया के रूप में जानते हैं। एक्वारेजिया के लिए सही संगठन अनुपात कितना है, तो इसको भी मैंने केमिस्ट्री में बढ़िया से कराया है, उसको देख सकते हैं आप। तो नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग है, या फिर नाइट्रिक अम्ल 3 भाग है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1 भाग है। ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस HCl ये दोनों मिलके बनता है। तो ये जो होता है HCl जो होता है, HNO3 1 भाग होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग होता है। ठीक है। तो 1:3 का अनुपात होगा। ठीक है। इस पहला वाला इसका आंसर जो है ए आंसर सत्य है, पहला ही ठीक है इसमें। तो 90 का पहला ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश के पहले म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य कथन है, उसको विचार करना है। तो देश के पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स के संदर्भ में बताना है। तो पहला की से जो है NSE इंडेक्स लिमिटेड द्वारा जारी किया गया। तो ठीक है पहला। इसमें 28 नगर पालिका बॉन्ड शामिल था इसमें, तो दोनों कथन सही है, सी आंसर सही है। 28 म्युनिसिपल जो थे बॉन्ड शामिल थे, और जो है NSE इंडेक्स ने लिमिटेड ने इसको जारी किया है। ठीक है। तो फरवरी 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। तो NSE इंडिया लिमिटेड द्वारा देश के पहले म्युनिसिपल बॉन्ड निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च किया गया, और सूचकांक में 10 जारीकर्ताओं द्वारा किया गया, और 28 नगर पालिका बॉन्ड इसमें शामिल हैं जिनकी रेटिंग जो है AA श्रेणी में रखी गई है। ठीक है। तो दोनों कथन सही थे इसके। अगला है बजट का है, तो इसको छोड़ देते हैं, अगले में देखेंगे हम लोग बजट का अपना, ये भी छोड़ देते हैं। तो ये देख लेते हैं कि ये वित्त आयोग का उनकी अवधि है, कौन वित्त आयोग कब आया था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो 93 नंबर क्वेश्चन है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो ब्रह्मानंद रेड्डी का कार्यकाल जो था
1974 से 1974 से लेके 1979 था। तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो ये पहला वाला सुमेलित नहीं है इसमें। ठीक है, 1974 से 1979 तक था। ठीक है, पहला वाला ही गड़बड़ है इसमें, तो ए आंसर गड़बड़ है इसका। बाकी केसी पंत जो थे 1995 से 2000 में, सी रंगराजन 2005 से 10 में, वाई बी रेड्डी 2015 से 20 तक थे। ठीक है, अगला है गिनी गुणांक मापन करता है। तो गिनी गुणांक जो होता है किसका मापन करता है भैया? पहला इसमें दिया निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी, इनमें से कोई नहीं। तो गिनी गुणांक जो है वो क्या जारी करता है? तो सापेक्ष गरीबी, या केवल दो, इसके बी आंसर सही, केवल दो इसमें सही है। ठीक है, तो जो गिनी गुणांक है वो आय के वितरण की विषमता की माप के लिए प्रचलित विधि है, जो प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर की माप करती है, और इसके द्वारा सापेक्ष गरीबी का भी माप प्रस्तुत किया जाता है। तो सापेक्ष गरीबी, ठीक है, आय की असमानता का माप करता है ये भी बात याद रखिएगा। तो इसका केवल बी वाला सही है, केवल दूसरा सत्य है, सापेक्ष गरीबी। अगला, निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। तो समावेशी विकास के माप का सबसे प्रभावी तरीका देश के विकास को इसके गरीब हिस्से के संदर्भ में नापना होता है। ठीक है, समावेशी विकास के माप का सबसे प्रभावशाली तरीका जो है देश के विकास को इसके गरीब हिस्से के संदर्भ में नापता है। दूसरा है, समावेशी विकास मूलतः जनसंख्या के निचले चतुर्थांश के वास्तविक विकास से संबंधित है। तो आपको सही उत्तर चुनना है, तो सही दोनों ही है, सी आंसर सही है इसका। एक और दो दोनों ही सत्य है, पहला भी ये भी सत्य है, वो भी सत्य है। तो समावेशी विकास के माप का सबसे प्रभावी तरीका जो है देश के विकास को उसके गरीब हिस्से के संदर्भ में नापना होता है। ठीक है, समावेशी विकास मूलतः जनसंख्या के निचले चतुर्थांश के वास्तविक विकास से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, दोनों कथन सही है इसके। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की बात की गई? तो बजट पर बहस करने की बात 1909 में की गई। ठीक है, कि 1992 में की गई थी। तो बजट पर बहस करने का जो शक्ति मिली थी, कब मिली थी? तो निम्नलिखित में से अधिनियम के अंतर्गत बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुई, तो मगर उसे पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो इसका डी वाला जो आंसर है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में इसको शुरू किया गया था, याद रखिएगा। तो 96 नंबर का जो है डी आंसर सही है, 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम ने विधानसभा में कार्यों की वृद्धि ऐसे अंतर्गत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। फिर भी मतदान का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया था, तो वो बहस कर सकते थे। तथा 6 दिन पूर्व नोटिस देके कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति थी इसमें। अगला है कि 97वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित हुआ था 1935 के चार्टर अधिनियम में, सी आंसर सही है। 1909 में नहीं हुआ था, 1919 में जो हुआ था प्रांतों में हुआ था द्वैध शासन। ठीक है, प्रांतों में हुआ था, तो अब 1935 में प्रांतों में एंड करके इसको केंद्र में कर दिया गया। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन कर दिया गया, इंपॉर्टेंट है। सी आंसर जो इसका 97 का वो सत्य है। ठीक है, सी वाला सत्य है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान भी 1935 के अधिनियम में था। इसके अंतर्गत द्वैध शासन का जो प्रांतों की स्वायत्ता एवं अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के अंतर्गत संघीय विषय को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, उसी कहते थे हम लोग। अगला है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किसमें है? तो 1909 में है, 1919 में, 1947 में, 1935 में है। तो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है, ये किस में लिखा गया था, किस अधिनियम में? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम में लिखा गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में इंडिया काउंसिल एक्ट से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है 1935 से मिली है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो प्रेरित है 1935 से। ठीक है, मगर जो भारत में टोटल ब्रिटिश भारत में अगर बात करते हैं, तो ब्रिटिश भारत में 1861 में कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है, इंडिया काउंसिल एक्ट से ही 1861 के इंडिया काउंसिल एक्ट से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 तक की धारा, उसमें जो 1935 में बताया गया था। तो इसका डी आंसर सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिए डी आंसर ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में इन कथनों विचार करना है। तो भारतीय संविधान सभा के बारे में बताना है क्या सत्य है, सही बताना है हमको। तो पहला कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था।
तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये बता रहा है पहला। तो पहला सही है। ये जो है संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, अतः जो है सभा तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली से चुनी गई थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, क्योंकि अप्रत्यक्ष चुना हुआ था। जनता ने जिसको चुन के भेजा था उन्होंने अपने में से संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। तो पहला इसका जो है सत्य है। यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों में से कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का परिणाम थी। 99 का बताना है क्या ये सत्य बात है? नहीं भाई, सत्य बात नहीं है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो ये भी गलत है। बहुदलीय संरचना थी। चौथा है यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। तो हाँ, ये कई समितियों के माध्यम से क्या करती थी। तो 1 और 4 इसका सत्य आंसर है। सी वाला आंसर जो है इसका सही है। अगला है 100 नंबर का कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है। तो शीर्ष आयातक के शीर्ष निर्यातक या शीर्ष भागीदार देश है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो अब नया वाला जो आएगा इकोनॉमिक सर्वे उसमें से देख लेंगे। 2023 जो अभी इस साल वाला देखेंगे हम लोग, तो उसको बताएंगे इसी में। अगला, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित फसलों में से किन किन फसलों में शीर्ष पर है? तो किसमें? आलू, गन्ना, चावल, आलू, गन्ना, गेहूं, चावल, तिलहन, दालें, मूंगफली, कपास, सरसों। तो आलू, गन्ना, गेहूं है। इसका बी जो आंसर है 101 नंबर का बी आंसर ठीक है। ठीक है। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो संस्था है, उसकी स्थापना वर्ष है, भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में पूछा था, अब सभी एग्जाम में पूछ रहा है। पहले सबसे पहले यूपीएससी में पूछा था, अब सभी में पूछ रहा है। तो उसमें जो सबसे पहले हम देखेंगे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है। तो स्टेट एसबीआई की स्थापना 1955 में 4 हो गया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना 1964 में हुई थी, 1 हो गया। भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी की स्थापना बताइए कब हुई थी? तो 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी, 3 हो गया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसी जो है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, 2 हो गया इसका। तो 4 1 3 2 इसका सही है। 4 1 3 2 ए आंसर जो इसका सत्य है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रथम वित्त आयोग जो है केसी नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, ये बात सत्य है। 15वें वित्त आयोग जो है एनके सिंह है, ये भी बात सही है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 4 वर्ष में नहीं 5 वर्ष में किया जाता है, ये भी गलत है। तो 1 2 इसका सही आंसर है। ए आंसर सही है। 1 2 जो है 103 का ए आंसर सही है। तो आर्टिकल 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। ये संवैधानिक पद है। अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को देते हैं। प्रथम जो थे इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे, इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना। नगर है और नदी है। तो नोम पेन है नदी, मिकांग नदी पे 2 हो गया। हैनोई जो है मेनाम चाओ फ्राया नदी पे है, 3 हो गया। योगोन जो है लाल नदी रेड रिवर पे है। ठीक है। तो बैंकॉक कहाँ पे है? इस तरह से नहीं, जो लगा रहा हूँ ये सही नहीं है। तो बैंकॉक किस नदी पे अवस्थित है? तो बैंकॉक जो अवस्थित है वो मेनाम या चाओ फ्राया नदी पे है। ठीक है, 3 हो गया। नोमपेन जो है मिकांग नदी पे, ठीक है, दूसरा। हनोई कहाँ पे अवस्थित है? तो हनोई जो है लाल नदी पर अवस्थित है, 4 हो गया। योगोन जो है इरावदी नदी पे। यंगोन या रंगून जो है इरावदी नदी पे, 1 हो गया। 3 2 4 1 सही है इसका। ए आंसर सही है। 3 2 4 1 ए वाला जो आंसर है वही सत्य है। 104 का। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक मेनाम नदी के किनारे अवस्थित है। कंबोडिया की राजधानी जो है नोम पेन है, मिकांग नदी के अवस्थित है। वियतनाम की राजधानी होनोई लाल नदी के किनारे है। तो वियतनाम की राजधानी हनोई है, जो लाल नदी के तट पे किनारे है। म्यांमार की पहली राजधानी यांगून इरावदी नदी के किनारे पर अवस्थित था। ठीक है, बाद में बदल गई। तो यंगून जो इरावदी नदी के किनारे अवस्थित है, बाद में बदला नहीं है। इरावदी नदी पे यंगून या रंगून जो है इरावदी नदी पे है, 1 सही है। तो 3 2 4 1 सत्य है। ए वाला आंसर जो इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो स्लोवेनिया है, सेशेल्स है, सियरा लियोना है, उज्बेकिस्तान है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? तो स्लोवेनिया का ब्राटिस्लावा है, सेशेल्स का विक्टोरिया है, सियरा लियोन का फ्री टाउन है, और उज्बेकिस्तान का ताशकंद है। कौन सा कथन जो है नहीं सही सुमेलित है? तो कौन सा नहीं सुमेलित है, बताना है। तो स्लोवानिया को ब्राटिस्लावा नहीं है इसमें, पहला नहीं सुमेलित है। ए आंसर जो इसका, यही मामला गड़बड़ है। सियरा लियोन जो है कहाँ पे है? सियरा लियोन अफ्रीका का गणतंत्र देश है। राजधानी फ्री टाउन है। ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताना है। तो वर्तमान नाम है, पुराना नाम है। तो हरारे का पुराना नाम 106 नंबर क्वेश्चन है। तो हरारे का जो पुराना नाम है सेली बरी है।
सेलिस बरी है, ठीक है, इथोपिया का। एबिसिनिया है, घाना का जो है दिया है। डच गियाना दिया था, डच गियाना नहीं है। गोल्ड कोस्ट है इसका, गोल्ड कोस्ट। यहाँ पे कोको का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक जो निर्यातक भी घाना यही सब क्षेत्र, गोल्ड कोस्ट वाला क्षेत्र है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी का जो है, सी आंसर सही है इसका, 106 का, ठीक है। और इसमें जो है, जो किनशासा जो है, पोल्डविले का पुराना इसका नाम लोयोपोल्डविले है, ठीक है। इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलाना है 7वें का, तो बताना है कौन सा क्या है। तो मेसर्स गौतमी सॉल्वेंट ऑयल लिमिटेड आंध्र प्रदेश में जो है चावल की भूसी दिया है, तो पहला ठीक है इसका, ठीक है। तो इसका पहला हो गया चावल की भूसी, ठीक है। दूसरा है इसमें कि मेसर्स के एम शुगर मिल्स उत्तर प्रदेश, तो शुगर मिल उत्तर प्रदेश दिया है, तो क्या होगा इसका। तो ये मध्य निर्माण मुक्त सेध धावन है, ठीक है। तो इसमें जो है शराब बनता है यहाँ पे, 3 हो गया। मेसर्स सतिया पेपर मिल्स जो पंजाब में है, उसने क्या किया था, कृष्ण द्रव इसमें बनता है, 4 हो गया। और मेसर्स अल कबीर एक्सपोर्ट लिमिटेड आंध्र प्रदेश में, तो इसमें क्या बनता है, तो बूचड़ खाने का जो अपशिष्ट होता है, मेसर्स अली एक्सपोर्ट लिमिटेड आंध्र प्रदेश। तो 1 3 4 2 इसका सही है, 1 3 4 2 सी वाला जो आंसर इसका सकते हैं, 1 3 4 2। अगला है सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, तो औद्योगिक इकाई है और केंद्र है। औद्योगिक इकाई है और उसके केंद्र है, कहाँ कहाँ है बताना है। तो एटलस साइकिल कंपनी का जो केंद्र है सोनीपत में है, ठीक है, 4 हो गया। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, तो जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है वो कर्नाटक बेंगलोर में, ठीक है, 1 हो गया। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है, ये कहाँ पे, कोऑपरेटिव लिमिटेड कहाँ पे है, तो कोलोल गुजरात में है, 3 हो गया। और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है भुवनेश्वर में है, 2 हो गया। तो 4 1 3 2 सही है इसका, 4 1 3 2, 4 1 3 2 इसका डी वाला जो आंसर है वही सही, 4 1 3 2 डी वाला आंसर जो है इसका बिल्कुल सत्य है, डी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि राम सेतु एडम ब्रिज शुरू होता है, कहाँ से होता है। एडम ब्रिज कहाँ शुरू होता है वो बताना है आपको। तो धनुषकोडी शुरू होता है, ए आंसर से धनुषकोडी शुरू होता है, धनुषकोडी। अगला, निम्नलिखित देशों को उनकी नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के आरोही क्रम में अवस्थित करना है और सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो जो नाभिकीय शक्ति संयंत्रों से संबंध आरोही क्रम, सबसे अधिक नाभिकीय जो संयंत्र हैं वो कहाँ पे हैं, अमेरिका में है, कितने, तो 104 हैं। फ्रांस में कितने हैं, फ्रांस में 58 है, 58 है। जापान में कितने हैं, जापान में 50 हैं और रूस में 33 हैं। जापान में 50 है, रूस में 33 हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। तो सबसे पहले 104 होगा, तो 4 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, फिर 1 होगा 58, फिर 50, फिर ये, तो इसका सी आंसर सही है, याद रखिएगा, सी वाला आंसर है, सही है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, तो रेड डेटा बुक में होती है, बी आंसर सही है, रेड डेटा बुक में होती है, इंपॉर्टेंट है, बी वाला सत्य है, 111 का बी सही है, रेड डेटा बुक। अगला सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 सूची 2 से मिलाना बताना है। तो उकाई है, पतरातू है, पेंचू है, ढाबोल है। तो उकाई परियोजना कहाँ पे है, ठीक है। तो क्या बोला, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, 112 नंबर का। तो उकाई परियोजना गुजरात में है, ठीक है, उकाई जो है गुजरात में है। पतरातू जो है कहाँ है, पतरातू झारखंड में है, ठीक, 1 हो गया। तो उकाई गुजरात में हो गया, पतरातू झारखंड में हो गया, पतरातू झारखंड में है। पेंच कहाँ पे है, पेंच तो मध्य प्रदेश में है, 4 हो गया इसका। और ये हो गया 3। पतरातू जो है महाराष्ट्र में है, तो 2 1 4 3 सही है, 2 1 4 3 बी वाला है इसका आंसर, सत्य है, 2 1 4 3 बी वाला जो आंसर है वही सत्य है, 12 नंबर का। अगला क्वेश्चन है इसमें 13 नंबर का, प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। संगाई महोत्सव जो होता है वो किस राज्य में होता है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। तो किस में होता है सर्वाधिक अच्छे से, तो मणिपुर में होता है, बी आंसर सही है, मणिपुर में होता है संगाई महोत्सव। अगला, कर्नाटक का काम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है, तो मुर्गों की लड़ाई से, आदिवासी से, भैंसों की लड़ाई, सारों की लड़ाई से, भैंसों की लड़ाई से संबंधित है, बी आंसर सही है, 114 का जो है बी आंसर ठीक है। अगला है 115 का कि यमुना नदी दिल्ली की जीवन रेखा है। तो यमुना नदी दिल्ली की जीवन रेखा है, ये बात सही है।
कारण है इसका बहुत जल बहुत ही दूषित है। तो दूषित है तो जीवन रेखा कैसे हो जाएगी? मगर दूषित है, इसका जल जो है बहुत दूषित है, ये भी बात सत्य है। मगर ए आर सही है, मगर उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका बी वाला जो आंसर सही है, इसका जल बहुत दूषित है, ये बात बिल्कुल सत्य है। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अहमदाबाद दिया, साबरमती, ये तो ठीक है। लखनऊ गोमती दिया है, भुवनेश्वर महानदी दिया है, उज्जैन क्षिप्रा नदी दिया है, क्षिप्रा नदी, ठीक है। शहर है और नदी को मिलाना है। सी वाला सही नहीं है, भुवनेश्वर जो है महानदी के तट पे नहीं है, गलत है। सी वाला इसका आंसर होगा, भुवनेश्वर जो है महानदी के तट पे नहीं है, ठीक है। अगला है इसमें 17 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? 117 का कौन सा सुमेल नहीं है बताना है। तो जोश जो है मलिहाबाद, ठीक है। रघुपत सहाय फिराक जो है इलाहाबाद दिया है, तो रघुपत सहाय फिराक जो इलाहाबाद नहीं है, ठीक है। तो रघुपति सहाय फिराक का जन्म जो है गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर में। ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिगर जो है मुरादाबाद के हैं, और चक्र बस्त जो है लखनऊ के हैं, ठीक है। इसका जो बी वाला आंसर है ये सही नहीं है, गोरखपुर में जन्मे हुए थे। अगला है उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पे अवस्थित है? तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है इलाहाबाद है, लखनऊ है, गोरखपुर है, मथुरा है। तो इलाहाबाद के सॉरी लखनऊ स्थित सूरज कुंड पार्क में अवस्थित है, ठीक है। लखनऊ में बी आंसर चाहिए, लखनऊ में सूरज कुंड पार्क में अवस्थित है। इसका निर्माण 8 मई 2009 को उत्तर प्रदेश के पूर्व जो मुख्यमंत्री थी सुश्री मायावती जी ने करवाया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज दानों का उत्पाद निम्नलिखित में से कौन अनाज दानों का उत्पाद है? तो ओट मिल है, सेगो है, सोया फ्लोर है, अरारोट है। तो जो ओट मिल होता है ये होता है, ठीक है। ओट मिल जो है साबुत अनाज के को पीस कर या फिर उसको दर कर बनाया, दल मतलब तोड़ के दर के बनाया जाता है इसको, ठीक है। ओट मिल, ओट्स जिसको कहते हैं हम लोग। शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र मैसूर से चेन्नई में जो स्थानांतरित किया गया था वो कब किया गया था? इसका स्थानांतरण का समय कब था? तो वो 2008 में किया गया था, 2010 में नहीं, 2004 में नहीं, 2006 में नहीं, 2008 में किया गया था। इसका बी आंसर सही है, 2008 में किया गया था। तो शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत काम करने वाला एक उच्च शोध संस्थान है, स्वायत्त संस्थान है। यह अनोखा संस्थान 19 मई 2008 को से चेन्नई में कार्य कर रहा था। इससे पहले 2006 से 18 मई 2008 तक ये संस्थान केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कई बार पूछा है, मैसूर में है ये। इसको भी पूछता है केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ पे है, तो वो मैसूर में है। अगला प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किन शहर में अवस्थित है? तो अजमेर है, हैदराबाद है, मुंबई है, दिल्ली है। तो हाजी दरगाह देखे होंगे आप, पानी में है, मुंबई में, बी ऐसा सही है। तो मुंबई का बीच है, वर्ली के तट पे एक टापू पर स्थित है। इस दरगाह में हाजी अली शाह बुखारी की कब्र है। यह इंडो इस्लामिक जो वास्तुकला का एकदम बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। बी आंसर सही है इसका। अगला क्राइस्ट चर्च, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीन चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है ये? तो किस में है ये? तो ईटानगर है, गुवाहाटी है, कोहिमा है, आइजोल है। किस में स्थित है ये? तो गुवाहाटी में, बी आंसर सही है, तो गुवाहाटी में है ये, ठीक है। तो क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर का प्राचीन चर्च माना जाता है, असम के गुवाहाटी में है, ठीक है। जिसमें सेंट जोसेफ कैथोड्रल चर्च, सेंट फ्रांसिस डी सेल्फ चर्च, गुवाहाटी असम सबसे बड़ा चर्च है ये। असम की राजधानी दीसपुर, याद रखना चाहिए आपको। अगला है कि असम की राजधानी चेंज करने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं कहाँ पे चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, एग्जैक्ट पता नहीं है, थोड़ा सर्च कर लीजिएगा उसको। 123 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं, कहाँ पे देते हैं? अमर जवान ज्योति पे, इंडिया गेट पे, विजय घाट पे, राजघाट पे। तो राजघाट पे देते हैं, डी आंसर सही है, राजघाट पे दिया जाता है उनको, ठीक है। दिल्ली में है राजघाट। अगला है कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो एक ब्रिटिश थी, एक भारतीय थी, एक फ्रांसीसी थी, एक अमेरिकी थी। तो कौन थी? तो एक अमेरिकी थी, डी आंसर सही है। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली जो महिला थी गर्टरूड कैरोलिन थी, एक अमेरिकी थी। इंग्लिश चैनल ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है, यह भी याद रखिएगा। अगला है कि वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिसकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई? तो भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई थी, वो कौन थी ये बताना है आपको। तो सरोजिनी नायडू थी, कस्तूरबा गांधी थी, मीराबाई थी, या रानी लक्ष्मीबाई थी? तो कौन था? तो मीराबाई थी वो, सी आंसर सही है। मीराबाई को पहली जो है पहली भारतीय महिला थी जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई थी। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री थी। इनकी कविताओं में स्त्री पराधीनता के
प्रत्येक गहरा टी से दिखता है। मीराबाई के 4 ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा के पद और गीत गोविंद पर टीका इन्होंने लिखी थी। काफी इंपॉर्टेंट थी ये। अगला है कि भारत का पहला जो समुद्रशाला कहाँ स्थापित किया जा रहा है। पहला समुद्रशाला कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है बता रहा है, पूछ रहा है। तो वो कोच्चि में, सी आंसर से इसका याद रखिएगा। मुंबई, गोवा और विशाखापट्टनम में नहीं है, कोच्चि में है। ये 2023 का ऐसे छोड़ देते हैं, 2023 वाले जितना ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे अपना अपना जब देखेंगे तब, ठीक है। सब 23 का ही है। 37 ये देखते हैं 136 नंबर से। 136 नंबर कह रहा है कि, क्या कह रहा है 36 नंबर, कह रहा है कि जैसे अलमारी का संग्रहण करना है तो अलमारी का काम क्या है, सामान को रखना है। उसी प्रकार जो कुर्सी है उसका काम क्या है, तो कुर्सी का काम क्या है, बैठना होता है। तो सी आंसर सही है, ठीक है। अलमारी में सामान रखना, संग्रहण करना होता है, तो उसी कुर्सी क्या करता है, बैठता है, ठीक है। यदि किसी कूट भाषा में लास्ट को हम 1 2 3 4 लिखते हैं और बुक को 5 6 6 7 लिखते हैं, तो लिखा लिखा जाता है, तो उस भाषा को TOAST क्या लिखेंगे, तो कुछ नहीं लिखेंगे, बस अंक रख देना है। टी का 4 आ गया, टी के स्थान में देखिए, टी के स्थान में 4 है इसका, ठीक है। तो 4 लिख देंगे हम। तो सबसे पहले 4 होगा, 4 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, तो ओ लिखा है, तो ओ कितना है यहाँ पे देखिए, 6 है वो, तो 6 हो गया। फिर ए कितना है, तो ए यहाँ से देखिए दूसरे पे 2 है, 2 हो गया। और यस कितना है, तो यस हो गया 3 है, 3 हो गया। टी कितना है, टी फिर से 4 है, तो 46 23 4 है। 46 23 4 सी वाला जो आंसर है यही सत्य है, 46 3 4, ठीक है। अगला है कि दिए गए, ये है उस संख्या का चयन करना जो श्रेणी का चिन्ह इतने में स्थान पे आता है। तो 18 19 28 53 102, तो किस तरह से ये क्रम आया है इसी को बताना है हमको, ठीक है। तो 18 में एक जोड़े हैं तो 19 हो गया है। फिर क्या ऐसा जोड़ दिए कि 28 हो गया है, तो 19 में हम 9 जोड़ दिए, ठीक है। तो एक का क्यूब कितना होगा, एक का क्यूब करेंगे तो एक ही होगा, तो 18 को 19 हो गया। और फिर यहाँ पे 3 का क्यूब कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे, या 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 19 9 28 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 53 किया है, तो हम क्या करेंगे, इसका 53 करने के लिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 3 हो जाएगा। तो 1 3 5, फिर हम किसका करेंगे, 7 का करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे। फिर हम करेंगे 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, तो 102 हो जाएगा। और फिर हम करेंगे 9 9 81, तो 102 में 81 जोड़ेंगे तो 183 हो जाएगा, ठीक है। 183 होगा ना, ठीक है, 183 होगा। तो 183 का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ए आंसर सही होगा, 183 होगा ए वाला। अगला दिए गए चित्र में बताना कि जो इसमें है कि क्या आएगा, इसमें जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा। तो 21 है, 42 है, 84 है। तो 21 42 84 कैसे आएगा, तो 21 दूनी के 42 हो गया, 42 दूनी के 84 हो गया, तो 2 2 गुणा किया गया है, ठीक है। 9 दूनी के 18 हो गया, 18 दूनी के 36 हो गया, तो 18 दूनी के 36 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सी आंसर सही होगा इसका। कुछ नहीं किया गया, सब में 2 2 गुणा किया गया। जैसे यहाँ देखिए, तो 21 गुण से 2 तो 42 हो गया, 42 गुण से 2 84 हो गया। उसी तरह से 9 गुण से 2 18 हो गया, 18 गुण से 2 36 हो गया, ठीक है। उसी तरह से 18 गुण से 2 36 हो जाएगा। तो सी वाला आंसर जो इसका सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें कि यश पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है। तो यश जो है पश्चिम की तरफ 9 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है। तो बायां मुड़ता है, दायां नहीं, बायां मुड़ता है। तो बायां मुड़ के 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो बायां मुड़ता है, तो फिर वो बायां मुड़ जाता है, बायां मुड़ जाता है और 2 मीटर चलता है। एक बार पुनः वो बायां मुड़ता है, तो बायां मुड़ के फिर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है। अब वो यश के सामने की ओर कौन सी दिशा है, तो यश के सामने की तरफ उत्तर की दिशा है, डी आंसर सही है। यश के सामने उत्तर की दिशा है, यश के सामने पूछ रहा है, 1 मिनट फिर से देखते हैं। तो यश पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम इधर 9 किलोमीटर चला गया, फिर वो दायां मुड़ता है, दायां नहीं बायां मोड़ दिए इसको ना, दायां मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है भाई, इसीलिए गड़बड़ा गया है। ये हो गया 9, फिर इधर मुँह किया है तो इसका दायां ऊपर होगा ना, तो दायां मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है,
फिर वह बायां मुड़ता है, फिर यहाँ जाके बायां मुड़ रहा है और कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, बायां मुड़ के 2 किलोमीटर 2 मीटर चलता है और पुनः वो बायां मुड़ता है, तो फिर बायां मुड़ के वो चलता है 10 किलोमीटर। तब पूछ रहा है कि उसके सामने कौन सी दिशा है, तो उसके सामने दक्षिण दिशा है। ए आंसर सही है, दक्षिण दिशा है। ए वाला आंसर जो है इसका सत्य है। तो ए सही है, 140 का ए सही है। ठीक है, तो 140 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छे क्वेश्चन काफ़ी दिए हुए थे इसमें, जो अच्छे क्वेश्चन मिले हैं आपको, अच्छे क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स को छोड़ के। ठीक है, करंट अफेयर्स हम लोग दूसरा देखेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।